साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में आज भी हम आपके लिए कुछ खास विषय लेकर आए हैं, जिन पर विशेषज्ञ मेहमानों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही ये चूंकि फोन इन कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं या फिर ईमेल, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा कटहल एवं शरीफा की बागवानी और सरसों फसल की देखभाल। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप मेल भेज सकते हैं, जिसमें आप अपने सवाल के साथ साथ अपने नाम और स्थान का उल्लेख भी जरूर करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, प्रधान वैज्ञानिक बागवानी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ML दुतानिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान से। डॉक्टर दुतानिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आइए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि कटहल की बागवानी या शरीफे की बागवानी की अगर बात की जाए तो हमारे किसानों के लिए आज की तारीख में इसकी जो बागवानी है वो किस तरह का महत्व रखती है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बदलते जलवायु के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों फल वर्गीय फसलों का बहुत बड़ा महत्व है। जी। जमीन की कमी होती जा रही है और बहुत सी ऐसी जमीन है कि खेती योग्य जमीन है जो कि खराब हो चुकी है या खराब हो रही है, सूखाग्रस्त है, अम्लीय है या क्षारीय जमीन है और कंकरीली पथरीली जो जितनी जमीन है, ऐसी दशाओं में जहां पर अन्य कृषि जन्य जो फसलें हैं जिनकी खेती नहीं की जा सकती है, ऐसी दशाओं में इन दोनों फलों की बागवानी आसानी से की जा सकती है। और ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन और बागबानों को अच्छा लाभ देने में सक्षम हैं। ये अधिकांश बहुत से समाज में हमारे देश में इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए ये इनका समसामयिक जो आज जो विषय रखा गया है बहुत अच्छा है और किसानों को बहुत ज्यादा लाभ देने में सक्षम ये फसलें हो सकती है। तो बहुत ही अच्छी बात इसमें ये है कि ये कम समय में किसानों को अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा लाभ भी किसानों को इससे मिल सकता है। लेकिन इसकी बागवानी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कटहल और शरीफा ऐसे फल हैं जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देते हैं। ये लगभग हर तरह की मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। साथ ही एक बार बाग तैयार होने के बाद कई सालों तक पैदावार मिलती रहती है। कटहल की बागवानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत दक्षिण भारत के राज्यों में प्रमुखता से की जाती है। कटहल के पौधे बीज से बीज तैयार करके और ग्राफ्टिंग या कटिंग के द्वारा भी तैयार किए जा सकते हैं। कटहल में करीब 4 से 5 साल बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। पौध रोपाई का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर माह का होता है।
समतल भूमि में 10 से 12 मीटर की दूरी पर 1 मीटर व्यास व 1 मीटर गहराई के गड्ढे तैयार करें, जिनमें जरूरी खाद मिलाकर ही पौधे रोपें। कटहल में सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी जरूर दें। अब बात करते हैं शरीफा की। भारत में इसकी खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश में की जाती है। इसके पौधे भी बीज और ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। बुआई के तैयार पौधे में देर से फल लगते हैं, जबकि ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे 2 साल में ही फल देने लगते हैं। रोपाई से पहले खेत में 3 से 4 मीटर की दूरी पर गड्ढे तैयार करें। गड्ढों को कतार में तैयार करें, जिससे पौधों की देखभाल और फल तोड़ाई में आसानी हो। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर दोतानिया का। डॉक्टर दोतानिया, जानना चाहेंगे आपसे कि तिलहन की मुख्य फसल है सरसों, ऐसे में इसकी जो खेती है वो क्या मायने रखती है और कितना महत्व रखती है हमारे किसानों के लिए, इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो सरसों है, राई सरसों, वो तेल की एक मुख्य फसल है जी। तेल की और फसलों की बात करें तो जैसे सोयाबीन भी है, आपका ग्राउंडनट भी है, मूंगफली, तिल भी है, लेकिन ये ज्यादातर जो फसलें हैं वो आपको क्या है कि सीधा खा लिया जाता है, तेल के पर्पज से बहुत कम तेल निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें सरसों का, तो सरसों का जो तेल है हमारा जो वेजिटेबल ऑयल के रूप में ये काम में लिया जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर आप इसको देखोगे सरसों को, तो ये सरसों हर जलवायु में लग सकती है। हर तरह की मिट्टी, चाहे दोमट मिट्टी हो, चाहे आपकी काली मिट्टी हो, कम ऑर्गेनिक मिट्टी हो, चाहे या लवणीय या क्षारीय हो, तो अगर आप प्रबंधन करोगे तो ये अच्छे से आपको अच्छी पैदावार देगी। जी बिल्कुल। और इस समय जिन किसानों के पास सरसों की फसल लगी हुई है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए, जानेंगे इसके बारे में आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस माह में सरसों की फसल में यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर करें। वहीं 2 सिंचाई उपलब्ध होने की दशा पर पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद व दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिनों के बाद करें। बुआई के लगभग 2 माह बाद जब फलियों में दाने भरने लगे, उस समय दूसरी सिंचाई करें। साथ ही सरसों की फसल को रोगों व कीटों से बचाने के लिए सही कदम उठाएं। आमतौर पर देखा गया है कि सरसों में 30 से 70% तक नुकसान माहू कीट से होता है। कुछ जगह इसे चेपा भी कहते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों और नई फलियों से रस चूसकर उसे कमजोर कर देते हैं। साथ ही साथ रस चूसते समय पत्तियों पर एक तरह का रस भी छोड़ते हैं। इस स्त्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है। इस कीट का प्रकोप दिसंबर-जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है और बादल घिरे रहने पर इसका प्रकोप तेजी से होता है। बेहतर पैदावार के लिए समय रहते इस कीट पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। समूह में कीट दिखाई देने पर प्रभावित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। खेत में प्रकोप बढ़ने पर उचित दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह पर शाम के समय ही करें। जरूरत होने पर दूसरा छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर करें। वहीं सरसों फसल में गलन के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पौधे के तने में लंबे व भूरे धब्बे बनते हैं, जिन पर बाद में सफेद फफूंद की तह बन जाती है। यदि इसका प्रकोप फूल निकलने या फलियां बनने के समय पर हो तो तने टूट जाते हैं व पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। सरसों की खेती को तना गलन रोग से बचाने के लिए 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। अगर आप सरसों फसल की देखभाल के बारे में या फिर कटहल या शरीफा की बागवानी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा कटहल के बारे में सवाल था। डॉक्टर पांडे को भी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरे पास कटहल का पेड़ है, लगभग 11 साल का हो चुका है और हर साल होता ये है कि लगभग 80 से 90% फल जो रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं और तभी झड़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण रहता है कि सभी फल झड़ जाते हैं और लगभग 20, 25 या 50 फल ही उसमें बचते हैं, बाकी सब झड़ जाते हैं? जी बताएं डॉक्टर पांडे। जी विपिन जी नमस्कार, मैं हमारी तरफ से भी आपको
और अब मैं बताता हूं कि क्या समस्या वास्तव में है। जो समस्या आपको आ रही है उसको हम बोलते हैं फूल का सड़ना। इसमें आप देखेंगे कि लगभग फरवरी के अंत में जब फूल लग रहे होते हैं कटहल के वृक्षों में, तो आप इसके बाग के या पौधे के पेड़ के पास अगर जाएंगे तो एक विशेष तरह की गंध आएगी, सड़न की गंध आती है। इसमें नर फूल होते हैं जो वो उसमें सबसे पहले ये समस्या आती है, और ये कवक जनित एक बीमारी है जिसमें कि फूल सड़ कर गिर जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उपचार ये है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कवकनाशी है, या इसको ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से भी बाजार में उपलब्ध है। इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके 10-12 दिन के अंतराल पर अगर 2 छिड़काव आप कर दें, जब फूल लग रहे हों और फल लग रहे हों उस समय छिड़काव कर दें, तो आपके सारे फल बच जाएंगे। अधिकांश यही समस्या किसानों को आती है, बागबानों को आती है, और इस उपाय से आपका ये कटहल की अच्छी फसल आपको मिल सकती है। बिल्कुल विपिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे और इसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम के जरिए हमारे पास एक सवाल आया है, उसे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कान्हा धाकर जी ने बूंदी राजस्थान से सवाल ये पूछा है कि सरसों की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी किस्म का प्रयोग करें। हमारे खेत में पानी की कोई समस्या नहीं है, यानी कि सिंचाई का उचित प्रबंध है इनके पास, ऐसे में वो कौन सी किस्म लगा सकते हैं। जी डॉक्टर दोतानिया, क्या सुझाव देंगे? नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सरसों अनुसंधान निदेशालय जो देश के जो सरसों के क्षेत्र में अच्छी किस्मों का विकसित भी करता है, और उसके अलावा जो तकनीकी जो है अच्छी पैदावार के लिए वो भी गाइडलाइन आपको सलाह देता है। तो इसके लिए जैसे आप अगर बात करोगे हमारे संस्थान की DRMR 150-35 है, DRMR 1165-40 है। इसके अलावा ब्रिजराज और राधिका 2 नई वैरायटी है हमारे पास में। अगर जो भी किसान भाई इनका अगर बीज लेना है तो सितंबर माह में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो वेबसाइट है उस पे जाके भी आप बुक भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो हिसार से निकली हुई जो वैरायटी है, जैसे RS 725 है, 749 है RS, ये भी आपको अच्छी पैदावार देती है। इनका भी जैसे 22 से लेकर 28 क्विंटल पर हेक्टेयर से आप पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको क्या क्या तकनीकों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका भी जैसे बीज दर का ध्यान रखना पड़ेगा। पौधे से पौधे की दूरी आपको जैसे 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, या कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए आप 25 से 30 दिन पे बिल्डीकरण भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखें और अच्छी किस्मों का चुनाव करके सरसों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल आया है, इसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रमेश त्रिवेदी जी ने मुजफ्फरपुर बिहार से सवाल पूछा है कि सर मैंने 1 साल पहले कटहल लगाया था, अब उसको देखभाल कैसे करें, पूरी डिटेल चाहिए। तो डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, क्या आप सुझाव देंगे कि देखभाल किस तरह करें कटहल के पौधों की? जी, अभी इस अवस्था में तो केले में कोई, इसमें कटहल में कोई फल लगने वाला नहीं है। और जैसा कि इन्होंने कहा है, अगर कलमी पौधा है तो 3 से 4 साल के बाद में इसमें फलन शुरू होगा। अच्छा। तो इस दशा में इनको जो इसका ढांचा विकास है उसको देखने की आवश्यकता है। तो जैसे ये शीत ऋतु खत्म होने लगती है उस समय सबसे पहले थाले बना दें, पौधे के चारों ओर से मिट्टी की गुड़ाई कर दें, सिंचाई की व्यवस्था करें और मिट्टी की जांच भी करवा लें कि जिससे कि उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता का क्या परिस्थिति है, उसको उसके अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रबंधन करें। सिंचाई के लिए लगभग, चूंकि गर्मी इसके बाद शुरू होने वाली है, पूरे गर्मी भर 10 से 12 दिन के अंतराल पर 1 बाल्टी पानी अगर देते रहें तो मिट्टी नम रहेगी और पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। इसके साथ साथ ढांचा विकसित करने के लिए लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर के ऊपर एक जो ऊपर का जो शीर्ष कली है या जो डाल शाखा ऊपर वृद्धि कर रही है उसको सिकेटियर से काट दें। तो इसके काटने के उपरांत उसके जो किनारे किनारे चारों ओर से नई नई शाखाएं विकसित होंगी। तो जैसे छाता, उल्टा छाता जैसे होता है, इस तरह से इसका ढांचा विकसित होगा। और इस ऐसा होने से आने वाले 3-4 सालों में ये जो शाखाएं विकसित होंगी, एक एक करके 2-3 वर्षों में 3 से 4 शाखाएं या 5 शाखाएं चारों
चारों ओर जो विकसित होती हैं, निकलती हैं चारों दिशा में, जैसे उल्टा छाता जैसे उसका छत्रक तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो रमेश जी, जाना आपने कि किस तरह से इस वक्त जो पौध है उसके विकास के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल करते हैं। उत्तम कुमार जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी उत्तम जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ सुनिए ना जी उत्तम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 1 एकड़ में कितना सरसों डालना चाहिए और कितना दिन पानी डालना चाहिए? ठीक है, 1 एकड़ में कितने सरसों के बीज डालने हैं? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर दोतानिया, हाँ, बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए? नमस्कार उत्तम जी, जैसा कि हम बताते हैं कि 2.5 से 3.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर मतलब आपको 6 बीघा में डालना है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मिट्टी है या मिट्टी में नमी है वो किस प्रकार की है। तो आप 1 से 2 किलो भी आप बीज उपयुक्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी वो आपका 20 से 25 दिन की हो जाए फसल, तब देखना है कि प्लांट से प्लांट की दूरी आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार जो है वो 45 सेंटीमीटर में आप बुआई करें। अगर पास पौधे हैं तो आप उसका क्या है, विलडीकरण कर दे, बीज के जो पौधे हैं वो हटा दे। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि कम बीज दर अगर किसान प्रयोग करता है और अगर चितकबरा या कोई बीमारी जो कीट लगता है उसके कारण भी क्या है, जो पौधे से पौधे की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें किसान कई बार शिकायत करता है कि साहब आपने तो इतना बताया था। तो इसका यही है कि जितनी भी आप सीड दर आपको 2.5 से 3.5 हम बताते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो उसको 15 से जो 20 दिन के बाद में या 25 दिन के बाद में विलडीकरण करके जो अनावश्यक जो पौधे हैं वो हटा दे आप उसको, और उसको 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करते हैं आप। बिल्कुल उत्तम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कटहल शरीफे की बागवानी के बारे में और साथ ही सरसों फसल की देखभाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राहुल शर्मा जी इस वक्त पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो राहुल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैं बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं सरसों बोया था तो उसमें पानी कितने टाइम लगता है, मतलब, और उसमें वो माहू लग जाता है इसका सब। जी बिल्कुल, तो सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से करें और माहों से किस तरह से छुटकारा पाए? जी डॉक्टर दोतानिया बताएं। नमस्कार किसान भाई। पहले तो सबसे पहले कि हम जो पहले पानी जो देते हैं वो 25 से 30 दिन पे भी देते हैं। कई बार आपका जो पानी अगर आपके पास में एक पानी है तो 55 से 60 दिन पे भी हम कहते हैं कि वो निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की हो और उसमें नमी की जो
कैपेसिटी है उसको रखने का कितना है, जी। तो उस पर ध्यान रखें। और दूसरा ध्यान रखें कि जब भी आप जैसे बुआई के टाइम में नत्रजन आधा जो 50% है वो तो आधा तो हम डाल देते हैं बुआई के टाइम, और आधा जो नत्रजन हम रखते हैं अगर एक सिंचाई तो सिंचाई के बाद में देना है। जैसे ही सिंचाई की उसके बाद में आप देखना है कि जैसे ही चिपचिपापन कम हो हल्का सा, उसके बाद में शाम के टाइम आपको जो यूरिया या जो नत्रजन जो फर्टिलाइजर है उसको आपको दे देना है। अब दूसरी बात आती है कि प्रकोप जो एफिड का है वो अभी हो रहा है कई जगह आपका, तो जनरली ये जो एफिड है वो दिसंबर से मार्च के बीच में होता है। और एफिड का प्रकोप देखोगे तो जो बादल अगर गिरे हैं तो तब ज्यादा होता है। ये उत्तरी पश्चिमी जो दशा है आपके खेत की देखोगे तो उसमें ये ज्यादा मिलेगा, जिससे क्या है कि आपकी यील्ड जो है वो 25 से 30% आपका जो है कमी देखी जाएगी आपकी फसल की पैदावार। जी। अब इसका नियंत्रण कैसे करना है? नियंत्रण करने के लिए अगर आप इनिशियल स्टेज में है कुछ तो उसको तोड़ के आपको जो भी है एफिड के उसको दबा देना है मिट्टी में, और आपको 4 से 5 ml जो नीम का तेल है प्रति लीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर वो आपको छिड़काव कर देना है। अगर उसके बाद में भी अगर आपका देखा जाए कि जो चेपा है उसका और भी ज्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है तो उसके लिए आपको क्लोरीफाइरिफास 20 cc 1 ml प्रति लीटर मिला के, या फिर मेटासिस्टोक्स आप जो रोगर के नाम से जो मिलता है उसको आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे फसल के अंदर देखोगे कई बार जो मित्र कीट है लेडी बर्ड बीटल वो भी है, वो 50 से 60 जो एफिड होते हैं उसको खाता है, तो वो भी अगर है तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। आप अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं तो एफिड की जो कंट्रोल है नियंत्रण आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो राहुल जी, जाना आपने कि किस तरह से सरसों में सिंचाई की व्यवस्था करें और माहों पर किस तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल शामिल करते हैं। सोनिया वालिया जी ने ईमेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि कटहल में फल गलन रोग लग गया है, कुछ इलाज बताएं। सोनिया जी, बेहतर होता है कि आप स्थान का नाम भी लिखती, लेकिन इसके साथ ही आइए आपका सवाल जो है इसे शामिल करते हैं और इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर पांडे बताएं। जी, हमने अभी इसके पहले ही बताया है कि ये रोग जब फूल आते हैं और फल बनने लगते हैं उसी समय लगता है, और इसकी रोकथाम इसका पहचान क्या है कि पौधे के पास या पेड़ के पास बाग में जाएं तो एक विशेष सड़न जैसी गंध आएगी जिससे आप आराम से पहचान सकते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 50 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव अगर कर दें तो इस बीमारी से आपकी फसल बच जाएगी और उत्पादन में अच्छी अभिवृद्धि हो सकती है। इसका एक बहुत सरल उपाय है और हमने बता दिया है। जी जी, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राकेश कुमार जी सिरसा हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताएं। हमारा सवाल ये है कि सरसों है जी हमारे पास, ठीक है, वो ना पकने से पहले लाल सी हो जाती है जी, हर बार ऐसा ही हो जाता है जी। लाल हो जा रही है फसल? हाँ जी, पकने से पहले 10-15 दिन 20 दिन वो उखड़ सी जाती है जी, में दाना नहीं बन रहा है। अच्छा, दोतानिया जी, क्या वजह हो सकती है इसकी? नमस्कार राकेश जी, जैसा कि आप जो सिम्टम बता रहे हैं उसके हिसाब से तो आपका स्टेम रोट भी हो सकता है, क्योंकि स्टेम रोट में आप देखना कि जो भी आपके पौधे हैं वो बिल्कुल खोखले तो नहीं हो गए कहीं, और हल्का सा अगर बायोमास बढ़ रहा है आपका ऊपर की तो वो नीचे की तरफ तो नहीं झुक रहेगा। अगर ऐसा है तो आप उसको जो डंठल है आपका सरसों का उसको चीर के आप देखना, उसके अंदर आपको काले काले स्कोल्सिया के दाने मिलेंगे आपको। तो अगर ऐसा है तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर सबसे है कि आप सी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो जैव कारक है जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप बीज खरीदे तो प्रमाणिक संस्थान से खरीदे। तो ये एक कारण हो सकता है कि उसमें जो बीज है बीज कम बन रहा है या आपका जो भी पैदावार कम। तो राकेश जी, जाना अपनी क्या संभावनाएं हो सकती है और बेहतर होगा कि सही वजह क्या है, इसकी जानकारी के लिए आप जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल शामिल करते हैं। यहाँ पर मनीष ब्रिजलाल राजौरा जी ने सिरसा हरियाणा से सवाल भेजा है कि कटहल की प्राकृतिक खेती कैसे करें, कौन से बीज अच्छे होते हैं प्राकृतिक खेती के लिए, किस किस्म का बीज प्रयोग करें, और ये भी जानना चाहते हैं क्या हरियाणा के सिरसा जिले में कटहल की खेती की जा सकती है या नहीं। जी डॉक्टर जी, ये सबसे अच्छा प्रश्न अभी तक आया है जी। और श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज की दोनों ही फसलें हैं
शरीफा और कटहल, ये जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के लिए बहुत अच्छी और बहुत उपयुक्त फसलें हैं। इसीलिए इन दोनों ही फलों की बागबानी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और धीरे धीरे सभी किसान भाई इसको पसंद भी कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। इसकी खेती लोकप्रिय होती जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह के बीज। वैसे तो अब आज के इतने आधुनिक वैज्ञानिक युग में बीज के जो बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी संस्तुति नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसे पौधे बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और फलन बहुत देर में आता है, गुणवत्ता एक समान नहीं होती है। इसलिए उचित होगा कि आप कलमी और जो अनुमोदित किस्में हैं उन किस्मों के पौधे लगाएं। उत्तर भारत में जो कटहल और शरीफे की कुछ किस्में हैं जिसकी संस्तुति की जा सकती है। अभी हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की सहायता से कर्नाटक में 2 किस्में चिन्हित की गई हैं, जिनको सिड्डू और शंकर, ये 2 किस्में चिन्हित की गई हैं। इनके कलम किए हुए पौधे या ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे आपको उपलब्ध हो सकते हैं। आप संपर्क करें तो ये पौधे ले लें। इस तरह से और बीजू पौधे लगाने की सलाह आज के दिन में नहीं दी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त चूंकि इसकी सब्जी और इसके कटहल के चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये जो हमने किस्में अभी आपको बताई हैं, इन दोनों किस्मों के जो अंदर के फल का अंदर जो मांसल अंश होता है वो लगभग नारंगी या लाल रंग का होता है, जिसकी बाजार में अच्छी आपको मूल्य मिल सकता है। तो हम इसकी संस्तुति करते हैं। किंतु अगर आपके स्थान में, आपके आसपास गांव में या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी किस्म अगर आपको मिल जाती है तो उसके बीजू पौधे भी आप लगा सकते हैं, या उनसे डालें लेकर के और बीज से तैयार किए हुए जो मूल वृंत होते हैं उस पर उसको कलमी करके और अच्छी बागबानी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मनीष जी, आपको मिल गया जवाब कि आप अपने क्षेत्र में कटहल की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक खेती तो आप बिल्कुल ही अपना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं। सतीश जी ने भेजा है ईमेल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने पूछा है कि सरसों की बुआई पायनियर 4546 अक्टूबर माह के 20 तारीख को किया था। बीज का जमाव ठीक तरह से नहीं हो पाया है, इसमें सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर दुतानिया, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? देखो, पहले तो जो पायनियर की जो इन्होंने 4546 जो वैरायटी ली है और उसकी बुआई की है, जमाव नहीं हुआ तो पहले तो इन्होंने सीड ट्रीटमेंट किया कि नहीं किया। अगर सीड ट्रीटमेंट अगर आपने नहीं किया तो आपको करना चाहिए एप्रोन 35 SD के 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से लेके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है, कवक जो है वो आपका बीज को ढंग से आपको सड़ा गला देता है। तो जब भी करें आप तो उसको बीजोपचार करें। इसके अलावा देखें कि नमी की मात्रा के, कई बार क्या है किसान भाई नमी ज्यादा रहती है उस टाइम डाल देते हैं, या फिर जो टेम्परेचर ज्यादा रहता है उस टाइम भी बुआई कर देते हैं, तो वो भी एक कारण रहता है कि आपका जो जमाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो इन दोनों जो परिस्थितियां उनका ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो नमी, तापमान और बीज उपचार, इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सतीश जी, उम्मीद है कि आगे से इन बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। डॉक्टर पांडे से हम जानेंगे कटहल और शरीफा की बागवानी के बारे में, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के वातावरण को ध्यान में रखते हुए कटहल की कौन सी किस्म लगावे जिसका आकार प्रकार कम से कम 8 से लेकर 10 किलो के बीच में हो इसका वजन, और इसका पीएच मान मिट्टी का कितना होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गर्मी के मौसम में कटहल के पेड़ों तक तो हरे हरे बड़े बड़े आकार के कुछ कीड़े लग जाते हैं। अच्छा। उनसे बचाव करने के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करें, जरा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी सिंह साहब, गोंडा उत्तर प्रदेश की जलवायु कटहल की खेती के लिए, पूरे जिले की जलवायु लगभग मिट्टी और जलवायु उचित है, और आपने देखा होगा कि वहाँ के आसपास के क्षेत्र में एक इक्का दुक्का इसके पेड़ मिल सकते हैं आपको। दूसरा, जो आपने किस्मों की बात की है, तो किस्म हमने भी 2 किस्में बताई हैं कि सिड्डू और शंकर, ये दो किस्में आप पा सकते हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से। इसके अतिरिक्त जो आपके क्षेत्र में कोई अच्छा जिसमें फलन होता हो,
उसकी भी डाली ले करके और बीज से तैयार किए हुए मूल वृंत पर इनको कलमी करके ग्राफ्टिंग करके इसके पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और इस कलम करने के लिए आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र में या आप अगर यहाँ भी करेंगे तो उसको कलम करके अच्छे अच्छे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया एक कीट लग जाता है, उसके लिए मैं आपको एक कीटनाशी बताता हूँ, उसको आप कृपया लिख लें। क्विनाल फास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पर अगर 2 छिड़काव आप कर देंगे तो इस कीट से आपको मुक्ति मिल सकती है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, क्विनाल फास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर। बिल्कुल आनंद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इस कीड़े की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के माध्यम से हमारे पास एक सवाल आया है, उसे यहाँ शामिल करते हैं। रणधीर सिंह जी ने सवाल पूछा है कि सरसों में लास्ट पानी कब दे या पानी देना कब बंद करें। तो बताएं डॉक्टर दोतानिया कि सरसों की फसल में जो पानी है वो कब तक देना चाहिए? देखो, सरसों की फसल में जो भी पानी हमें दे तो पहला तो जैसे 25 से 30 दिन हम कहते हैं, कई बार 35 दिन पे भी किसान देते हैं। दूसरा आपका जो फली बढ़ने टाइम पे जो सेकंड पानी देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में पानी आप नहीं दे, क्योंकि उस टाइम क्या है कि ज्यादातर फोक पड़ने या आर्द्रता होती है जो उत्तरी भारत में है, जिससे क्या है कि आपका तना गलन जो बीमारी है वो आने के ज्यादा चांसेस है। तो जो भी किसान भाई है वो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में पानी नहीं दे, उससे पहले आपका जो भी पानी है वो सेकेंड इरिगेशन तक आप दे सकते हैं। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो सुभाष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी जी सुभाष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये जो कटहल के पेड़ पे जब ये आने लगते हैं, ये जब कटहल आते हैं फिर काट छांट का कौन सा महीना होता है जी? अच्छा, कटाई छटाई कब करनी चाहिए कटहल के पौधों में? जी जी, कटहल की उत्तर भारत में या आपके गाजियाबाद की दशाओं में कटहल में फूल जब गर्मी आरंभ होगी बसंत पंचमी के बाद में या शिवरात्रि के बाद में 15 फरवरी के बाद में इसके में फूल आना शुरू हो जाएगा। तो इससे लेकर के और लगभग जून के अंत तक इसकी फसल चलती है। जब फल की तुड़ाई या कटाई कर लेते हैं आप, उसके बाद में इसमें काट छांट किया जाना चाहिए। ये तो बात हो गई कि जिसमें जिन पौधों में या जिन वृक्षों में फल लग रहे हैं। लेकिन जो नए पौधे आपने लगाए हैं वो अभी जैसे गर्मी आरंभ होगी 15 फरवरी के बाद में, तो लगभग अगर एक साल का पौधा है तो 80 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ऊपर का जो शीर्ष बढ़ने वाला, ऊपर के जो बीच में बढ़ने वाली शाखा है उसको काट दें, जिससे किनारे से इसमें 2-3 नई कल्ले निकलेंगे, वो बाद में जाकर शाखाओं का रूप ले लेंगे। 2 साल का होने के बाद में और भी चुन लें, कुछ डाल ऊपर, पौधा ऊपर बढ़ेगा तो तीसरी या चौथी डाल का चुनाव कर लें, और 4-5 साल का होते होते आपको एक अच्छा छत्रक उसमें कटहल के पौधे में मिल जाएगा। जी। ये इस तरह से इसका ढांचागत जो विकास होता है, जिससे बाद में सूर्य की किरणें और जो हवा का आवागमन अच्छे से होगा तो रोग और कीट मुक्त पौधा रहेगा और फलन अच्छी होगी। बिल्कुल। तो सुभाष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी के साथ हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। कीड़े और बीमारियां पूछ लीजिएगा, दोनों फसलों में क्या क्या लगती हैं कीड़े बीमारियां। अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, कुछ भी नहीं आया। शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम कटहल शरीफा की बागवानी और साथ ही सरसों फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। एक सवाल ईमेल के जरिए हमारे पास भेजा है राजेश निगम जी ने बहराइच उत्तर प्रदेश से। आइए इसे शामिल करते हैं कार्यक्रम में। इनका सवाल यह है कि हमारी सरसों की फसल में पूरी तरह से फल लग चुके हैं, क्या इस समय पानी लगाना सही रहेगा? डॉक्टर दोतानिया। किसान भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी जो पोड है वो पोड आपका अगर फिलिंग शुरू की स्टेज है तो आप पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो दाना, अगर आप देखिए उसको फली को तोड़ के, तो अगर दाना थोड़ा सा अगर कठोर बनता जा रहा है तो फिर आप पानी मत लगाइए, क्योंकि तेल की मात्रा उसमें कम हो जाएगी। जी जी, अगर शुरू में है तो लगा लीजिए। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। जी नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ शरीफा की फसल लेने के लिए हमें पहले से कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिससे फल हमारा अच्छा हो, खूबसूरत हो, उसमें स्वाद और मिठास हो, जिसे बाजार में कदर हो जाए। और फिर दाल और पाल के हमें किस प्रकार से जानकारी लेनी चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे फल जो है बाजार तक जाने में हमको अच्छा लाभ मिल सके? बिल्कुल। साथ ही मैं चाहूंगी डॉक्टर पांडे, आप हमें कुछ शरीफे की अच्छी किस्मों के बारे में भी बताएं। जी, शरीफे की हमारे देश में 5-6 अच्छी किस्में पाई जाती हैं। एक सबसे पुरानी किस्म है बालानगर। अभी हाल ही के दिनों में 2-3 और अच्छी किस्मों का विकास हुआ है, चयन किया गया है, जिसमें कि अर्का नीलाचल विक्रम एक किस्म आई है, एक किस्म और आई है फुले जानकी, एक किस्म आई है। ये 3-4 किस्में हैं। एक लाल शरीफा के नाम से भी एक किस्म होती है जिसके फल लाल लाल होते हैं। ये 4-5 हमारी किस्में हैं। इसके अतिरिक्त एक किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से आई है जिसको अर्का सहन नाम से दिया गया है। इन सभी किस्मों के फल बहुत अच्छे होते हैं। अर्का सहन का फल बहुत अच्छी गुणवत्ता का होता है और प्रति पौधा लगभग 20 से 25 किलोग्राम तक उत्पादकता भी हो जाती है। आप जानती हैं या हमारे किसान भाई जानते हैं कि शरीफे के फलों को आइसक्रीम बनाने में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है और इसके गूदे को निकालकर निर्यात भी अच्छे से किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से मिश्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाराबंकी के जलवायु की दशाओं में शरीफे की अच्छी बागवानी की जा सकती है। आप कलमी पौधे की व्यवस्था करें, जो हमने बताया है, संस्थानों से या आपके निकट के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें तो आपको अच्छी गुणवत्ता के पौधे वो दिलवा सकते हैं। जी। दूसरा, पौधे लगाने के लिए लगभग 5 से 5 मीटर की दूरता होनी चाहिए। ये दोनों ही फलों की फसलें पानी इनको बहुत कम आवश्यकता होती है, बल्कि ये कहें कि जो शुष्क जलवायु की दशाओं में इनकी खेती अच्छे से की जा सकती है। तो इनकी बागवानी उसी जगह पर करें जहां पर पानी का जमाव ना होता हो। ऊंची जमीन है जो यहाँ आसपास की, उसमें इनकी बागवानी करें और समय समय पर ये कार्यक्रम भी देखते रहें। और जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां कुछ ऐसी आती हैं, तो उससे समाधान अब हमसे पूछें। इसके अतिरिक्त खाद और उर्वरक का अच्छा प्रबंधन करने के लिए मिट्टी की जांच करवा लें और संस्तुत के अनुसार उसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए रितेश भारती जी ने, और इनका सवाल ये है कि अक्टूबर में सरसों की बुआई की है, अच्छी फसल के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से मिक्सचर खेत में डाल दिया है। मुझे बताएं कि अच्छी फसल के लिए क्या करें? जी
डॉक्टर दोतानिया। नमस्कार किशन भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सही जो हमारा बुआई का टाइम है वो 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हम करते हैं, जब भी टेम्परेचर जो रात का है वो कम होना शुरू हो जाए तब भी। तो आपने जो बुआई की है वो सही की है, लेकिन अब इसके बाद में आता है कि आपको जुताई आप अच्छे से 2-3 जुताई कर ले। उसके बाद में आता है उर्वरक का जी। अगर आपकी मिट्टी में देखें कि मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 के आसपास है तो वो मृदा परीक्षण से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो नत्रजन डालना है तो 80 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से नत्रजन डालना है। 40 किलो आपको फास्फोरस, पोटास और सल्फर डालना है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि सल्फर की जो 40 किलो मात्रा जो अनुसूचित की गई है हमारे संस्थान द्वारा वो नहीं डाल पाता है। कई बार नॉलेज नहीं होता, कई बार उसको मिलता नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा कि जो डीएपी जो डालते हैं वो किसान भाई उसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर आप 250 किलो अगर सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप फसल में देंगे प्रति हेक्टेयर तो 40 किलो सल्फर उसमें अपने आप ही चली जाएगी। तो किसान भाई ये खाद का करें। और अगर आपकी असिंचित है खेती तो ये जो मात्रा हमने बताई है उसकी आधी मात्रा आप खेत में डाल दें और सीड कम फर्टिलाइजर से आप बुआई कर सकते हैं। कई किसान छिड़काव विधि से भी करते हैं, लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर से करेंगे तो आपको पैदावार अच्छी मिलने की उम्मीद है। जी, तो रितेश जी, उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा कि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सरसों में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल भेजा है, वो सवाल लेते हैं। अतुल यादव जी ने ये ईमेल भेजा है सहरसा बिहार से और इनका सवाल ये है कि कटहल वृक्षारोपण करना चाहता हूँ, वृक्ष से वृक्ष की दूरी कितनी रखनी चाहिए और बीज वाले पौधे उपयोगी होंगे क्या? तो इनके जवाब आपने दिए हैं डॉक्टर पांडे। मैं चाहूंगी कि संक्षेप में ये जवाब दे दें और साथ ही हमें ये भी बताएं कि पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें। जी, कटहल अगर कलमी पौधे, वैसे तो बीजू पौधों की सलाह मैं नहीं देता हूं, परंतु अगर कोई ऐसी आपकी दिक्कत है तो बीजू पौधों को कैसे मूल बिर्द तैयार करके और उस पर कलम करें। आपके क्षेत्र के आसपास भी कुछ ऐसे अगर अच्छे पौधे हैं उनसे डाली लेकर के कलम करके पौधे तैयार कर सकते हैं, अथवा जो संस्तुत किस्में हैं उनका प्रयोग करें। और इनकी जो लगाने की दूरी है 10 मीटर से 10 मीटर, कतार से कतार 10 मीटर और पौधे से पौधे 10 मीटर की दूरी इसके लिए पर्याप्त होती है। अच्छी उत्पादकता के लिए मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक होती है और खाद और उर्वरकों का प्रबंधन। इन दोनों फलों की फसलों में लगभग 1 वर्ष का अगर पौधा हो गया है तो उसमें 10 किलो के आसपास गोबर की खाद या जैविक खाद अगर मिल जाती है तो जैविक खाद या कंपोस्ट किसी भी तरह की होती है उसका उपयोग करें। इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरता के अनुसार 50 से 75 ग्राम नत्रजन, 50 ग्राम के आसपास फास्फोरस और लगभग 50 से 75 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधा प्रति वृक्ष की आवश्यकता होती है। ये मात्रा 1 वर्ष के पौधे के लिए होती है। शरीफे के पौधे में ये मात्रा लगभग 7 से 8 वर्ष तक हर वर्ष बढ़ा कर देनी चाहिए। कटहल के पौधों के लिए ये मात्रा लगभग 10 वर्ष तक बढ़ा कर देना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर पांडे यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले रहे हैं। राम सिंह जी अलवर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हम सवाल पूछ रहे हैं सरसों में दूसरा पानी कब देना चाहिए? किस फसल की बात कर रहे हैं आप? सरसों। अच्छा, ठीक है जी। डॉक्टर दोतानिया। नमस्कार राम सिंह जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहला जो पानी देना है आपको 25 से 30 दिन पे, और दूसरा पानी कब देना है जब फलियां बनने लगे शुरुआती स्टेज में, तो तब दूसरा पानी देना है अपने को। और वो जनरली आपका 55 से 60 दिन पे होता है। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी 15 जो दिसंबर से लेके 15 जनवरी जो है वो टाइम पीरियड हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें तना गलन जो बीमारी है सबसे ज्यादा प्रकोप होने के चांसेस। जी, डॉक्टर दोतानिया, ये भी जानना चाहेंगे कि सरसों की फसल को पाला कितना प्रभावित कर सकता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय करें? सरसों की फसल में जो पाला आता है तो वो आता है आपका दिसंबर से लेके जनवरी जो माह है उसमें ज्यादातर आने के चांसेस है। और अगर पाला पड़े तो उसमें आपको देखना है कि उसमें पैदावार जो हमारी है, जो ऊपर की जो कलिका है वो मर जाएगी, टूट जाएगी, जो पौधा है वो भूसी टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा झाड़ी नुमा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पाले से बचाने के लिए 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का पहले छिड़काव करते थे किसानों, अनुशंसा कीजिए। लेकिन आजकल जो उसकी जगह थाई यूरिया का भी हम सलाह देते हैं किसानों को क्योंकि इसमें 42% सल्फर होती है और 36% के लगभग इसमें नत्रजन होता है।
क्योंकि ये हाइड्रोसल्फो ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, जो सरसों के पौधे उसमें प्रोटीन को क्या है एक्टिवेट कर देता है। तो इसके लिए आपको आधा किलो जो थायो यूरिया लेना है 500 लीटर पानी के अंदर घोल के, और आपको इसको छिड़काव करना। और ध्यान है कि पहला जो छिड़काव है 15 दिन के बाद करें, और दूसरा जो छिड़काव है वो आपका जैसे ही फलियां बढ़ने लगे फॉर्मेशन, तो उसके टाइप करते हैं। उससे क्या है आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और इसमें तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कृष्ण कुमार जी झुंझुनू राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। कटहल का पेड़ हमारे 2 साल हो गए, उसको बढ़वार नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं। ठीक है, एक सवाल इसी के साथ मैं जोड़ दूं यहाँ पर। डॉक्टर पांडे, एक ईमेल भेजा है प्रतीक जी ने बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। उनका भी सवाल लगभग ऐसा ही है कि हमारा कटहल का पौधा 1 साल का है और मात्र 1-2 फीट का ही ग्रोथ आया है और बढ़ नहीं रहा है, ऐसे में क्या उपाय करें? जी, पौधा नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप उसकी देख रेख उतना नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं जितना उसको होना चाहिए जी। और इसके बढ़वार के लिए अच्छा तरीका एक यही है कि पौधे के आसपास लगभग 1 मीटर की गोलाई में थाला बना दें, गुड़ाई कर दें और कम से कम 1 टोकरी गोबर की खाद या कंपोस्ट या जैविक खाद, और उसके साथ साथ अभी हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो उर्वरक की मात्रा बताई है 50 से 75 ग्राम के आसपास, इसमें 2-3 भाग में करके इस उर्वरकों को और खाद को दे करके सिंचाई का प्रबंधन भी करें। ऐसा करने से पौधे में बढ़वार निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। और मैं ये भी सुझाव देता हूँ कि आप अपने मिट्टी की जाँच अवश्य करवा लें, उसके अनुसार जो विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आगे आप क्रियाकलाप करें। बिल्कुल। तो कृष्ण कुमार जी और प्रतीक जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने कि जो कटहल की अच्छी बढ़वार के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। इसी तरह से हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी, आप भी लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कटहल और शरीफे की बागवानी और इसके साथ ही बात कर रहे हैं सरसों फसल की देखभाल के बारे में। इन विषय के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम के जरिए एक सवाल पूछा है, उस सवाल को यहाँ पर शामिल करते हैं। आइए, हरिओम जी ने सवाल पूछा है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। इनका ये सवाल है कि मेरी सरसों की फसल नील गाय खा रही है, क्या कोई ऐसी दवा है जिसका स्प्रे करूं तो पशु फसल नहीं खाएगी? तो ऐसा कुछ है क्या उपाय डॉक्टर दोतानिया? जैसा कि किसान भाई ने पूछा है कि ऐसी कोई दवा है, तो ऐसा कोई दवा तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि आजकल जैसे जो ट्रैप आते हैं, जो जंगली जो जानवरों है उनको आपको भगाने के लिए जो रात को ट्रैप वगैरह जो लगाते हैं, कई जगह राजस्थान में या नॉर्थ इंडिया में देखा है, एक झटका नाम से होता है, हल्का सा करंट का है, तो वो भी अगर अनुशंसा की गई है वहाँ के राज्य सरकार ने तो वो भी आप लगा सकते हैं। बाकी दवाई की तो हमको अनुशंसा जी। डॉक्टर दोतानिया, सरसों की फसल में और किस तरह की कीट या बीमारियों का खतरा हो सकता है जिनके लिए आप इस वक्त किसानों को सचेत करना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो बीमारियों का अगर प्रकोप देखे तो एक तो आती है हमारे सफेद रोली, और उसके साथ में ये मर्दुल रोमिलता एक बीमारी है जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। और ये दोनों ही अगर आपकी आर्द्रता अगर 80% से ज्यादा है और आपका जो तापमान अगर देखे 10 से 22 सेंटीग्रेड के लगभग आसपास रहता है, तो ये दोनों बीमारी आती है। अब इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे? अगर किसान भाई जानता है तो नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र उसके पास है, लेकिन मैं मोटा मोटी जो आपको बता देता हूँ। सफेद जो रोली है वो ऊपर की तरफ आप पत्ती देखेंगे तो पत्ती में क्या करेंगे, हल्का हल्का आपको पीलापन होगा, और उसको अगर नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपका वो एक बल्ज के रूप में, क्योंकि जो भी कवक है वो कवक अपनी जो कोनोडिया है, जो भी उसके दाने हैं, उसको आप वो क्या करें मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद में वो फूट जाता है। जैसे ही फूटेगा तो एक सफेद पाउडर नीचे की तरफ आपको मिलेगा। और अगर आपको डाउनी मिल्ड्यू आप देखोगे तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या होगा कि आपको वो पाउडर के साथ साथ बाहरी जो सरफेस है उसमें आपको क्या है, हल्का हल्का आपका रुई के जो है उस रुई की तरह दिखेंगे, आपको एक जाड़ दिखेगा। ठीक है। और अगर ये दोनों ही अगर कॉम्प्लेक्स टाइप में अगर आदि, क्योंकि ये कई बार देखने को मिलता है हमको, तो स्टेक हेड बनता है, जैसे बारहसिंगा बनता है ना, ऊपर फ्लावर जो है आपका पत्तियां है वो बड़े बड़े मासल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पत्तियों में बीज नहीं बनते, वो जो ऊपर का जो फलिया है उनमें बीज नहीं बनते। तो पहला तो है कि आप अच्छे बीज लीजिए, उसके बाद में आप बीज उपचार के लिए प्रोनेस की 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है डॉक्टर दोतानिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी हो रही है और एक सवाल आया है ईमेल के जरिए, वो सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। सोबरन शर्मा जी ने ग्वालियर से सवाल ये पूछा है कि सरसों की बुआई 28 अक्टूबर को की थी, अभी तक पानी उपलब्ध नहीं था, क्या अभी पहली सिंचाई कर सकते हैं या नहीं, और खाद कौन सी उपयोग करें? जी, अगर आपकी फसल में देखिए कि आपको अगर नमी कम होती जा रही है, मुरझा रही है अगर थोड़ी सी फसल, तो आप हल्का उसमें सिंचाई कर सकते हैं। और उसमें 20 से जो आपका जो 40 किलो जो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आपने बचा रखा है, ठीक है, तो वो आप सिंचाई के बाद में आप छिड़क सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि आपकी जो फसल है उसमें पीलापन तो ज्यादा नहीं है। अगर नीचे के पत्तों में अगर पीलापन ज्यादा है तो फिर आप उसमें यूरिया आपका 20 से 25 किलो आप छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दोतानिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और आपने सरसों की खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद किसान भाई, आप सभी को जी धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक ईमेल शामिल कर लेते हैं। शाहदेव जी ने ईमेल भेजा है और उन्होंने ये पूछा है कि राजस्थान के नागौर जिले के लिए कटहल की खेती क्या की जा सकती है या नहीं, और पौध अगर की जा सकती है तो पौधे कहाँ से प्राप्त करूं? जी डॉक्टर पांडे। मैंने इस किस्मों के बारे में ये मैं कहता हूं कि राजस्थान के पूरे जितना क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें कटहल की खेती की जा सकती है, पहला ये। दूसरा, किस्मों के बारे में वही मैं फिर दोहराता हूं, इस कार्यक्रम में कई बार बताया गया है
कि सिड्डू और शंकर, ये 2 किस्में जो हैं इनको आप ला सकते हैं, या आपके आसपास में भी अगर कुछ ऐसे कुछ देसी टाइप के पौधे उपलब्ध हैं और अच्छी फलत दे रहे हैं तो उनको भी आप डाली काट करके और उनका कलमी करके या आसपास के जो कोई नर्सरी है या पौधशाला है उसके मदद से उसके कलम करके और बाग लगा सकते हैं कटहल की। डॉक्टर पांडे, जानना चाहेंगे चलते चलते कि कटहल और शरीफे की बागवानी जो किसान कर रहे हैं किस तरह के कीट और रोग से फसल को बचाएं, कुछ खास सुझाव चलते चलते। जी, शरीफे की फसल में मीली बग जो कि फलों के ऊपर सफेद सफेद जैसे रुई जैसे दिखाई देते हैं, एक ये कीट लगता है, इसके प्रबंधन के लिए एक मीली मेल्ट बेंगलोर संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। मीली मेल्ट जिसको 70 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से अगर पानी में मिलाकर अगर व्यवहार किया जाए तो इस कीट की रोकथाम की जा सकती है। शरीफे में जब फल परिपक्व होने लगते हैं उस समय फल मक्खी का प्रकोप होता है, जिसके लिए कि फल मक्खी का एक फांस आता है या ट्रैप आता है, उसको प्रति हेक्टेयर 8 से 10 अगर फांस लगा दिया जाए तो जितनी इसकी मक्खियां होती हैं वो उसमें फंस कर मर जाती हैं। शरीफे में ये 2 समस्या ज़्यादा आती है। और कटहल में एक तो जो फूल या फल सड़ने की बीमारी लगती है जिसके लिए हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कवकनाशी है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने से इससे मुक्ति मिल सकती है। एक कीट होता है जो कि फल बेधक होता है, जो कि अभी एक किसान भाई ने पूछा भी था, और उस कीट के रोकथाम के लिए क्विनाल फास 2 मिलीलीटर एक कीटनाशी है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 12 से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर हमारे जो हेलो किसान कार्यक्रम को देखें और विशेषज्ञों का परामर्श भी लेते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें आज के इस कार्यक्रम में। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, सबको नमस्कार। हेलो किसान कार्यक्रम में आज आपने जाना कटहल और शरीफे की खेती के बारे में, साथ ही सरसों फसल की देखभाल के बारे में। आइए अब हम आपको अगला विषय बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का। अगला विषय रहेगा पोषक अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके साथ ही आलू की खेती में समसामयिक कार्य। इन विषयों के बारे में सोमवार के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। अपना नाम और स्थान जरूर लिखें सवाल के साथ साथ। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के अलग अलग जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इससे कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी आपको मिल जाएगी और आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। On our